नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। तो मेरा नाम विक्रांत है और आज हम लोग क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 मुद्रा बचत एवं साख को पढ़ने वाले हैं। देखिए, मुद्रा बचत एवं साख ये 3 टॉपिक है। पहला तो है मुद्रा, दूसरा है बचत, तीसरा है साख। तो आज की इस वीडियो में हम मुद्रा के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? आज की इस वीडियो में मुद्रा के बारे में जानेंगे। और पिछले क्लास ले चुके हैं जिसमें मुद्रा किसे कहते हैं ये जान चुके हैं, और मुद्रा के कितने प्रकार हैं ये भी अपन जान चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में उसका रिवीजन करवा देंगे और आगे चलेंगे टॉपिक पे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं मुद्रा किसे कहते हैं, जो कि पिछले वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी बताते हैं। मुद्रा किसे कहते हैं? तो मुद्रा क्या किसे कहते हैं भाई? मुद्रा बोलो, अगर आप पिछले वीडियो देखें तो बोलो किसे कहते हैं। क्या लिखेंगे? कि वह धातु या, क्या लिखेंगे? वह धातु या कागज का बना क्या बना है? कागज का, धातु का तो सिक्का बना है, सिक्का या फिर नोट। कागज का क्या नोट ही तो बना है, कागज का क्या नोट ही तो बना है। बना सिक्का या नोट है जो क्या करता है? मुद्रा का कार्य करता है। क्या करता है? मुद्रा का कार्य करता है। और क्या करता है भाई? और क्या करता है? मापने का काम करता है। क्या? तथा मापन का काम करता है। तथा क्या? तथा जो सरकार द्वारा घोषित किया गया है, जिसको सरकार ने घोषित कर दिया कि ये मुद्रा है, ठीक है। तथा जो सरकार द्वारा घोषित किया गया है, उसे क्या कहते हैं? बोलो, उसे हम मुद्रा कहते हैं। बोलो, क्या यहाँ तक बातें क्लियर हुई? यहाँ तक बोलो, क्या बातें क्लियर हो गई? उसे हम मुद्रा कह देते हैं। एक बार फिर से पढ़ के हम सुना रहे, पढ़िएगा एक बार और पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा। क्या बोले हैं हम? कि वह धातु या कागज के बना सिक्का। अब देखिए, सिक्का जो मुद्रा है वो तो धातु का ही बना होता है। 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, अब तो 20 का सिक्का भी, वो भी क्या धातु का ही बना है। अब बोल रहे हैं कागज का बना, तो कागज का क्या बना है? 100 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया, ये तो कागज का ही बना है। क्या बोले हैं? कि वह धातु या कागज के बना सिक्का, धातु का तो सिक्का ही बनता है, ठीक है, और कागज का नोट बनता है। तो क्या वह धातु या कागज के बना सिक्का या नोट जो मुद्रा का कार्य करता है। जैसे हम एक मतलब ये पेन लिए तो इसके बदले क्या हमको कुछ मुद्रा दिए उसको, इस पेन का जितना कीमत है उसको हम क्या मुद्रा दे दिए। तो क्या सिक्का दिए या नोट दिए, कुछ भी हम दे सकते हैं। इस पेन के बदले सिक्का भी दे सकते हैं, नोट भी दे सकते हैं हम। तो जो क्या मुद्रा का कार्य करता है, यानी सिक्का नोट तो मुद्रा का ही काम करता है। और क्या मापने का काम करता है, मतलब इसका जो दाम है वो हम दे दिए तो क्या दाम मापे ही ना, इसका हम दाम दिए तो मापे ही है, तो मापने का कार्य करता है। और जो सरकार द्वारा घोषित किया गया है, अब जो 500 रुपया है वो क्या आम आदमी ने बनाया है? आम आदमी ने उसे घोषित किया है? नहीं ना, उसे तो सरकार ने घोषित किया है। आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उसे घोषित किया गया है, ठीक है। तो उसे हम मुद्रा कह देते हैं, उसी चीज को हम मुद्रा कहते हैं। बोलो, क्या यहाँ तक बातें क्लियर हुई? ठीक है, क्लियर हुई। अब देखिए, अब मुद्रा के कितने प्रकार होते हैं उसे भी जानते हैं। वैसे ये बता चुके हैं हम मुद्रा के कितने प्रकार होते हैं, फिर भी हम बता रहे हैं आपको मुद्रा कितने प्रकार के होते हैं। तो मुद्रा कुल होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मुद्रा कुल 2 प्रकार के होते हैं। मुद्रा कितने प्रकार के होते हैं? तो मुद्रा कुल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई? तो पहला होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या होता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। और दूसरा क्या होता है मेरे भाई? तो दूसरा होता है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। क्या होता है? मौद्रिक विनिमय प्रणाली। ठीक है, क्लियर हुई बातें? पहला क्या होता है? पहला होता है हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली,
और दूसरा होता है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। ठीक है, फिर से जानते हैं मुद्रा का कुल दो प्रकार है। पहला होता है वस्तु विनिमय प्रणाली और दूसरा होता है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। ठीक है, बोलो याद हुआ? तो याद हुआ? अरे बोलो, क्या परिभाषा याद हुआ और इसका प्रकार याद हुआ? परिभाषा फिर से जानते हैं कि वह धातु या कागज के बना हुआ सिक्का या नोट है जो मुद्रा का कार्य करता है, मापने का कार्य करता है और जो सरकार द्वारा घोषित किया गया है मुद्रा कहलाता है। मुद्रा कुल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मेरे भाई? तो पहला होता है वस्तु विनिमय प्रणाली और दूसरा होता है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। क्लियर है बात है? अब ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है और मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है, इसे जान लेते हैं। ठीक है, इसे अपन जानते हैं। चलिए अब अपन जान लेते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, उसके बाद जानेंगे मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है। तो पहला है वस्तु विनिमय प्रणाली। अब देखिए इसमें क्या होता है, पहले हम बता रहे फिर परिभाषा इसका लिखेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वस्तु से ही वस्तु का आदान प्रदान होता है। जैसे कि आपका हमको कॉपी लेना है, आप जिस कॉपी पर ये चीज नोट कर रहे हैं वो कॉपी हमको लेना है, तो क्या मुद्रा नहीं देंगे? हम मुद्रा नहीं देंगे, हम तो ये पेन के बदले आपका कॉपी ले लेंगे। ठीक है, ये पेन के बदले हम आपका कॉपी ले लेंगे, तो इसे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। मतलब आपका कॉपी भी वस्तु है और ये भी वस्तु है। वस्तु के द्वारा आदान प्रदान, वस्तु के द्वारा ही लेन देन हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। समझे? अगर आप समझ गए तब हम परिभाषा लिखेंगे, अगर नहीं समझे तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, जिसमें वस्तु के द्वारा ही वस्तु का आदान प्रदान होता है, वस्तु का लेन देन होता है। हम क्या लिखेंगे कि वैसी विनिमय प्रणाली, वैसे आप लोग नोट भी करिएगा। ठीक है, वैसे विनिमय प्रणाली, वैसे विनिमय प्रणाली जिसमें क्या होता है, वस्तु से लेन देन, क्या कहलाता है? तो हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। ठीक है, समझे बात को समझे क्या? अरे बोलो, क्या बात को समझे? जिसमें वस्तु का वस्तु से लेन देन होता है। अब उदाहरण कुछ जान लेते हैं। इसका कुछ उदाहरण जानते हैं। वैसे तो उदाहरण हम बता चुके हैं कि आपका कॉपी हो और हम अपना ये मार्कर से बदल लेंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जानते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि 1 किलो कितना 1 kg चावल के बदले क्या 250 ग्राम क्या घी, 250 ग्राम घी। अब क्या घी महंगा होता है या चावल महंगा होता है? पहले ये बताओ। अरे बोलो, घी महंगा होता है या चावल महंगा होता है? तो सर जी घी तो महंगा होता है, चावल से महंगा घी होता है। तो घी का मूल्य क्या कम होगा? 1 kg चावल के बदले हम 250 ग्राम यानी 1 पौवा ही घी देंगे। क्लियर बात है? तो ये हमारा क्या वस्तु है, घी भी वस्तु है और चावल भी वस्तु है। यहाँ पे वस्तु क्या है? तो वस्तु हमारा चावल भी है और वस्तु हमारा घी भी है। तो हम क्या वस्तु से ही वस्तु का आदान प्रदान किए। बोलो, क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गया? क्या वस्तु विनिमय प्रणाली आपको समझ में आया? अरे बोलो, क्या आया? अब चलिए, ये तो वस्तु विनिमय प्रणाली हो गया है। अब सोचो, दिमाग में सोचो, जब वस्तु विनिमय प्रणाली इतना बढ़िया से चल ही रहा था तो ये मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्यों आया? फिर पैसे के द्वारा लेन देन होना क्यों स्टार्ट हो गया? अच्छा होता कि वस्तु के द्वारा ही लेन देन करते हैं, ये पैसे के द्वारा क्यों लेन देन स्टार्ट हो गया? इसकी कुछ ना कुछ तो कठिनाई जरूर रही होगी। वस्तु के द्वारा ही वस्तु का आदान प्रदान करना, कुछ ना कुछ तो जरूर कठिनाई होगा। तभी तो मुद्रा का आविष्कार हुआ, तभी तो पैसे का आविष्कार हुआ। ऐसे क्यों होता? ऐसे तो वस्तु के द्वारा ही वस्तु का लेन देन कर लेते थे, अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर भी क्यों स्टार्ट हुआ? कभी सोचे हैं? चलिए उसी के बारे में हम जानते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां। क्या जानेंगे? वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां। ठीक है, चलिए अब अपन समझते हैं कि
वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां, कि हमारी जो वस्तु विनिमय प्रणाली है उसकी क्या क्या कठिनाइयां रही जिसके कारण की मुद्रा का आविष्कार हुआ, क्या कठिनाइयां रही। तो सबसे पहला कठिनाइयां है आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। क्या है? आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, ये सबसे पहला कठिनाई है। अब ये कहता क्या है, क्या आपको समझ में आया? ये बातें क्या आपको समझ में आया? अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो हम बताएंगे। देखिए यहां बोल रहे हैं कि आवश्यकता के दोहरे, दोहरे का मतलब कि दोहरे का मतलब दो, संयोग का अभाव मतलब हम बताएं क्या वस्तु विनिमय प्रणाली में कि 1 किलो चावल के बदले 250 ग्राम घी। अब जैसे मान लो कि मेरे पास वस्तु का आदान प्रदान होता है वस्तु विनिमय प्रणाली में। अब मान लो इसमें कि मेरे पास 1 किलो चावल है और हमको सब्जी का अभाव है, हमको सब्जी चाहिए। 1 किलो चावल तो है मेरे पास, लेकिन हमको सब्जी चाहिए, तो हम क्या पड़ोसी से मांगने जाएंगे? मेरे पास तब तो पैसा का विस्तार नहीं हुआ था, वस्तु का ही तो लेन देन था। तो मुद्रा को भी भूल जाओ, अभी मुद्रा को भूल जाओ, पैसा को भूल जाओ, अभी वस्तु में चलते हैं, वस्तु में चलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 1 किलो चावल है, हमको सब्जी की जरूरत है, तो हम किसी से मांगने ही तो जाएंगे, किसी से मांगने ही जाएंगे। तो क्या हुआ, हम पड़ोसी के पास जाएंगे कि हमको सब्जी चाहिए, उसके बदले हम आपको चावल दे देंगे। वो बोलेगा कि मेरे पास गेहूं है, मेरे पास चावल है ही नहीं, फिर मेरे पास सब्जी है ही नहीं, हमारे पास गेहूं है। तो क्या सब्जी की आवश्यकता हमको पड़ी ना, लेकिन मिली नहीं, लेकिन हमको मिला ही नहीं। तो वही यहाँ पर रहता है कि आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, यानी मेरे पास जो चीज है वही चीज पड़ोसी के पास भी है, वही चीज और दूसरे व्यक्ति के पास है। ये सबसे पहले अभाव रहा, ये सबसे पहले अभाव रहा। इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे कि एक व्यक्ति के पास, क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कि एक व्यक्ति के पास 1 केजी चावल है और उसे सब्जी की जरूरत है, एग्जाम्पल लिखो, ठीक है, जरूरत है। और दूसरे व्यक्ति के पास तथा दूसरे व्यक्ति के पास क्या है? 1 केजी गेहूं, 1 केजी गेहूं, ठीक है, 1 केजी गेहूं है। यही एक अभाव रह गया, 1 केजी का है गेहूं, यही अभाव है। क्या बोला कि एक व्यक्ति के पास 1 केजी चावल है और उसको सब्जी की जरूरत है, लेकिन वो दूसरे व्यक्ति के पास मांगने जाता है कि हमारा अब चावल ले लीजिए, हमको सब्जी दे दीजिए। तो क्या बोलता है कि हमारे पास सब्जी है ही नहीं, हमारे पास तो गेहूं है, सब्जी मेरे पास में नहीं है। तो क्या उस सब्जी की कमी हुई है ना, सब्जी की तो कमी हुई है इसके पास। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं, उसको चावल चाहिए ही नहीं, उसके पास गेहूं है, उसको चावल की कोई जरूरत नहीं है, उसको चावल की कोई जरूरत नहीं है, उसके पास गेहूं है। अर्थात उसके पास सब्जी रहेगा भी, दूसरे व्यक्ति के पास सब्जी रहेगा भी, फिर वो बोलेगा हमको चावल नहीं लेना, इसके चावल के बदले हम सब्जी नहीं देंगे। हो गया ना, अभाव हो गया ना, दूसरे संयोग का अभाव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोहरे संयोग का अभाव यहाँ पे हो गया, क्लियर बात है। चलिए अगला फोल्डर चलते हैं। ये तो पहला अभाव रहा, दूसरे अभाव चलते हैं। अब दूसरा अभाव क्या है? दूसरा अभाव कहता क्या है कि मूल्य के समान मापक के अभाव, समान मापक के अभाव। क्या बोला यहाँ पे कि मूल्य के समान मापक के अभाव, ठीक है। 1 सेकेंड, चलिए यहां बोल रहे हैं कि मूल्य के समान मापक के अभाव, यानी यहाँ पे क्या समझे इसके बारे में आप समझे? अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो हम बताएंगे। यहां बोल रहा है, थोड़ा तिरछा हो गया क्या, थोड़ा तिरछा हो गया, सॉरी। मापक के अभाव, ठीक है। यहाँ पे बोल क्या रहा है? यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे आपकी कॉपी का दाम 40 रुपया है और मेरे ये पेन का मान कितना है? दाम 25 रुपया है। मेरे ये पेन का दाम 25 रुपया है, लेकिन आपकी वो कॉपी का दाम जिसमें आप लिख रहे हैं
उसका दाम तो 40 रुपया है। तो क्या हुआ, मूल्य के समान मापक हुआ। वस्तु से वस्तु का आदान प्रदान कर रहे हैं, यानी हम अपना पेन से आपकी कॉपी को हम ले रहे हैं और आप मेरे पेन को ले रहे हैं, तो क्या वस्तु का समान मापक हुआ। आपकी कॉपी तो 40 रुपए का है और मेरे ये पेन तो सिर्फ 25 रुपए का है। तो क्या इसमें अभाव तो हो गया, इसमें अभाव तो हो गया, इसमें क्या मूल्य के समान मापक का अभाव तो हो गया। समान मापक का पता नहीं चल रहा है, आप घाटे में रह जाइए, हम फायदे में रह जाएंगे, या फिर हम ही फायदे में रह जाएंगे और आप ही घाटे में रह जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या मूल्य के समान मापक का अभाव नहीं रहा। हर चीज में उदाहरण लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे कि एक व्यक्ति के पास क्या है, एक व्यक्ति के पास मान लो 1 केजी चावल है, 1 केजी चावल है और दूसरे व्यक्ति के पास क्या है, तो मात्र 500 ग्राम क्या है, गेहूं है, मात्र 500 ग्राम गेहूं। तो ये तो सवाल सामान्य मापक का अभाव तो रह गया, सामान्य मापक के अभाव तो नहीं हुआ, मूल्य का समान मापक कहां हो पाया। यहाँ पे 1 किलो चावल दे दिया, 500 ग्राम ही गेहूं दे रहा है भाई, ये तो 500 ग्राम ही गेहूं दे रहा है, तो ना इंसाफी है। ठीक है, 1 केजी गेहूं देना चाहिए उसको, लेकिन 500 ग्राम ही गेहूं दे रहा है, तो समान मापक क्या नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे समान मापक हो ही नहीं रहा है। क्लियर बातें, बोलो तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, हम आगे चलिए। अगला क्या है, अगला तीसरा अभाव क्या है, तीसरा अभाव है कि मूल्य संचय का अभाव। क्या बोल रहा है, मूल्य संचय का अभाव। और संचय का मतलब इकट्ठा होता है, क्या होता है, संचय का मतलब होता है इकट्ठा होता है। ठीक है, संचय का मतलब होता है इकट्ठा, यानी मूल्य है उसको इकट्ठा करने का अभाव है। जैसे मान लो अभी के जमाने में तो पैसा हो गया है 10 लाख 20 लाख, जितना हो सके हम क्या बैग में इकट्ठा करके रख लेते हैं, लेकिन उस समय तो वस्तु था, उस समय कैसे इकट्ठा होगा। जैसे मान लो उस टाइम में मान लो जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, जब वस्तु का आविष्कार हुआ था, जब वस्तु के द्वारा ही लेन देन किया जाता था, तो मान लो हम खेती किए और हमारे खेत में क्या 1 कुंटल टमाटर हो गया। कितना, 1 कुंटल टमाटर का उत्पादन हुआ। अब जैसे ही टमाटर का उत्पादन हुआ तो क्या हम एक दिन में उसे खत्म कर पाएंगे, क्या हम टमाटर को एक दिन में खत्म कर पाएंगे, खा पाएंगे एक दिन में, नहीं, एक दिन में तो हम नहीं खा पाएंगे। तो उसको बेचने के लिए हम क्या कम से कम 1-2 महीना तो उसे रखेंगे। 1 कुंटल टमाटर को बेचने के लिए कम से कम 1-2 महीना तो रखेंगे ही ना। तो क्या होगा, उसको संचय करके रखेंगे तो क्या सड़ नहीं जाएगा टमाटर। अरे बोलो, क्या सर टमाटर नहीं जाएगा 1 मंथ में, बोलो सड़ जाएगा कि नहीं। तो यही हुआ कि उसको संचय, हम उसको इकट्ठा नहीं कर सकते ना, टमाटर को हम इकट्ठा नहीं कर सकते। मान लो चावल है, चावल को अगर हम 1 साल तक रख लें तो क्या उसमें, मतलब गांव की भाषा में उसको बीज बोलते हैं, उसमें कीड़ा लग जाता है, चावल में क्या कीड़ा लग जाता है, तो उसको संचय नहीं कर सकते हैं ना। वस्तु को हम संचय, अनाज को हम संचय कर ही नहीं सकते हैं, तो क्या मूल्य संचय का अभाव हो गया, मूल्य को हम संचय नहीं कर सकते हैं, इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। और अभी क्या हुआ, अभी पैसा है तो क्या बाजार में बेच देता है और उसके बदले पैसा ले लेता है, लेकिन तब की जमा टमाटर दे भी देगा किसी को तो वो चावल देगा, उसके बदले चावल देगा, चावल को भी देखिएगा तो उसमें कीड़ा पड़ जाएगा। संचय करना के क्या बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि मान लो कि खेत में 1 कुंटल कैसे लिखाता है, छोड़ो 100 केजी ले देते हैं, 100 केजी टमाटर का उत्पादन होता है, तो उसे लंबे समय तक संचय नहीं कर सकते हैं,
कर सकते हैं, क्योंकि रखते हैं, क्योंकि टमाटर में क्या लग जाएगा, सड़ जाएगा, टमाटर सड़ जाएगा, क्लियर हुई बातें? बोलो क्या यहाँ तक बातें क्लियर हुआ? अरे बोलो क्या यहाँ तक बातें क्लियर हुआ? अगर एक खेत में एक से कोई टमाटर का उत्पादन होता है, उपजता है हमारे खेत में, तो क्या उसे लंबे समय तक हम क्या उसे इकट्ठा करके रख सकते हैं, सब्जी करके उसे क्या रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सड़ जाएगा। क्लियर बातें? बोलो क्या यहाँ तक बातें क्लियर होगी? हम चौथे पॉइंट की ओर चलें। बोलो चौथे पॉइंट की ओर चलें। चलिए चौथा पॉइंट चलते हैं। चौथा पॉइंट में क्या कहता है? चौथा पॉइंट में कहता है कि सह विभाजक का अभाव। क्या कहता है? सह विभाजक का अभाव, विभाजक का अभाव। बोलो इसके बारे में समझिए, सह विभाजक के बारे में समझिए। सह का मतलब होता है समान। क्या होता है? सह का मतलब होता है समान, और विभाजक का मतलब होता है बांटना। का अभाव यानी किसी भी चीज का समान मतलब एक बराबर बांटने में क्या अभाव होता था, दिक्कत होता था। जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, एक गाय है, उसको क्या हम बांट सकते हैं? एक गाय है और किसी के पास क्या 2 बकरी है, तो क्या हम एक गाय के बदले दो बकरी के बदले हम अपना गाय क्या किसी को दे देंगे? क्योंकि 2 बकरी एक गाय के सामने तो बहुत कम है ना, उसको समान तो नहीं बांट सकते हैं। गाय के बदले हम क्या 2 बकरी लेंगे? नहीं लेंगे। गाय के बदले तो कम से कम 6-7 बकरी तो पक्का लेंगे। गाय बहुत बड़ी होती है, उस दूध भी क्या बहुत ज्यादा देती है, तो गाय के बदले हम तो 2-3 बकरी नहीं ले सकते हैं, लेंगे तो 6-7 बकरी लेंगे। तो क्या समान बांट हम नहीं सकते, समान बांट ही नहीं सकते हैं। जैसे मान लो कि 1 केजी को हमको चावल दिया और 1 केजी चावल के बदले वो हमसे 1 आम का पेड़ मांग रहा है, तो क्या हम देंगे? अरे बोलो क्या देंगे? तो पता नहीं चल रहा ना, समान नहीं बांट सकते हैं, समान बांट ही नहीं सकते हैं। और आज की डेट में देख लो, गाय है तो 40,000 रुपया दिए और गाय को ले आए, तो अब क्या मूल्य हो गया, पैसा हो गया, तो पैसे के जरिए हम क्या किसी को भी गाय हम ले सकते हैं। लेकिन तब के जमाने में क्या वस्तु से वस्तु का आदान प्रदान होता था, तो बकरी के बदले गाय लेंगे तो कैसे लेंगे भाई? 2 बकरी देंगे, बोलेंगे अपना गाय दे दो, तो क्या देगा वो? तो पता नहीं चल पाता था, समान बंटवारा नहीं कर पाता था। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक व्यक्ति क्या लिखेंगे? एक गाय के बदले क्या 2 बकरी। दूसरा क्या लिखेंगे? ये तो पहला हो गया। दूसरा में लिख दीजिए कि जैसे एक पेड़ के बदले क्या 5 केजी चावल। तो ये बात है। बोलो तो यहाँ पे बातें क्लियर होगी। एक पेड़ के बदले क्या 5 केजी चावल। बोलो ये तो ना साबित हुआ ना, ये तो एकदम बदतर हो गया। एक गाय के बदले 2 बकरी कैसे हम दे सकते हैं भाई? सॉरी 2 बकरी के बदले हम 1 गाय कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। चलिए तो ये 4 रहा, और 5वां आप चलते हैं। 5वां क्या होता है? 5वां पे चल रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट कह रहा है कि मूल्य स्थानांतरण की समस्या। अब स्थानांतरण का मतलब समझ रहे क्या? स्थानांतरण का मतलब होता है कि ले जाना, आना जाना यानी परिवहन। स्थानांतरण का मतलब होता है परिवहन, ठीक है। मतलब एक जगह दूसरे जगह जाना, दूसरी जगह से एक जगह आना, मतलब आने जाने को ही स्थानांतरण और परिवहन कहते हैं। क्लियर बातें? क्या बोल रहे हैं? मूल्य स्थानांतरण की समस्या मतलब जैसे हमको मान लो कि गाय है, हमको कहीं बाहर जाना है। जैसे मान लो हमको दिल्ली जाना है और मेरे पास एक गाय है, तो हम क्या करेंगे? तो गाय को हम बेचेंगे, या फिर गाय को तो नहीं ले जा सकते ना। अब क्या गाय को हम दिल्ली ले जाएंगे? नहीं ले जा सकते हैं। आज के डेट में क्या होता है, गाय को हम बेच देते हैं, आज जो पैसा मिलता है उसको हम रख लेते हैं। लेकिन तब के जमाने में क्या वस्तु का ही वस्तु द्वारा आदान प्रदान होता था। मतलब गाय के बदले 6 बकरी, अब 6 बकरी को क्या हम ले जाएंगे? बोलो
क्या 6 बकरी को हम क्या बाहर लेके जाएंगे? तो क्या होता था कि व्यक्ति क्या वो सारा सामान छोड़ के ही जाना पड़ता था। गाय को किसी को दे दिया फ्री में, क्योंकि किसी को देगा उसके बदले जो कुछ भी उसको मिलेगा फिर वो तो बड़ा ही चीज मिलेगा ना उसको। गाय के बदले बकरी मिल जाएगा, बकरी भी क्या ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं। तो स्थानांतरण की समस्या होता था, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में क्या समस्या होता था। क्या लिखेंगे यहाँ पे? जैसे एक गाय को क्या यहां पे लिखते हैं, मान लो, इस तरह मत लिखो, मान लो एक गाय को क्या बिहार से दिल्ली मान लो मत लीजिए, एक गाय को यहां से लिखिए, ठीक है, एक गाय को बिहार से दिल्ली नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। उसे किसी और को फ्री में देना पड़ता है। क्या? उसे किसी और को फ्री में देना पड़ता था, ठीक है, सिंपल बात है, ले जा नहीं सकते थे, ठीक है, क्लियर बात है। बोलो क्या यहाँ तक बातें क्लियर हुआ? जैसे गाय है उसको बिहार से क्या दिल्ली हम ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते हैं। उसे किसी और को फ्री में देना पड़ता था, क्योंकि उसके बदले क्योंकि गाय के बदले जो कुछ मिलता था उसे भी नहीं ले जा सकते थे। क्लियर बातें? बोलो क्या यहाँ तक बातें क्लियर होगी? क्योंकि गाय के बदले भी जो कुछ मिलेगा तो उसे भी तो नहीं ले जा सकते ना। गाय के बदले वो हमको 20 kg चावल लेगा, तो क्या चावल को हम ले जाएंगे? उतना सामान ले जाएंगे हम क्या दिल्ली? बोलो क्या ले जाएंगे? नहीं भाई, नहीं ले जा सकते हैं। तो क्या यहाँ पे क्या लिखें कि गाय को बिहार से दिल्ली नहीं ले जा सकते हैं, उसे किसी को फ्री में देना पड़ता था। किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को क्या फ्री में देना पड़ता था, क्योंकि उसके बदले, गाय के बदले जो कुछ भी मिलता था उसे भी हम तो नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर बात है। तो ये रहा हमारा 5 रहा अभाव, 5 कमी रहा, ये 5 कमी रहा जिसके चलते हमें मुद्रा का आविष्कार करना पड़ा, यही 5 दिक्कतों के कारण। क्लियर बात है। और ऐसा बात नहीं है कि यही 5 दिक्कत था, और भी बहुत कुछ चीजें था, लेकिन हम यही 5 एग्जाम्पल लिख के आएंगे तो नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है, और कुछ जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो वही दिक्कत रहा जिसके कारण क्या मुद्रा का आविष्कार करना पड़ा। तो ये रहा हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली। और अब जानते हैं मौद्रिक विनिमय प्रणाली। क्या जानेंगे? अब जानेंगे मौद्रिक विनिमय प्रणाली। चलिए अब जान लेते हैं हम मौद्रिक विनिमय प्रणाली। अब मौद्रिक का मतलब मुद्रा यानी पैसा, मौद्रिक का मतलब क्या? पैसा। तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या था? तो क्या लिखेंगे इसमें? लिखेंगे कि वैसे विनिमय प्रणाली जिसमें कहां चल गया? हाँ, जिसमें क्या होता था कि मुद्रा मान लीजिए, ठीक है, जिसमें मुद्रा का वस्तु से लेन देन
क्या कहलाता है? तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहलाता है। मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहलाता है, प्रणाली कहलाता है। ठीक है, बोलो क्या यहां तक बातें क्लियर हुआ? हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है कि वैसी विनिमय प्रणाली, क्या लिखें? वैसी विनिमय प्रणाली जिसमें मुद्रा का वस्तु से लेन देन होता है, मुद्रा का वस्तु से लेन देन होता है, मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहलाता है। जैसे में क्या लिखेंगे इसमें? इसमें एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? इसमें एग्जाम्पल बहुत चीजें हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या? बहुत सारी चीजें हैं। जैसे क्या? जैसे एक केजी चावल के बदले क्या मिलता है? तो 40 रुपया। 40 रुपया। बात है? बोलो क्या यहां तक बातें क्लियर हो गया? बोलो क्या यहां तक बातें क्लियर हुआ? 1 केजी चावल के बदले हमको क्या 40 रुपया मिलता है। तो ये हमारा मौद्रिक विनिमय प्रणाली में हो जाएगा। क्लियर बात है? अब एग्जाम में पूछेगा क्या कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली से लाभ क्या मिला। अब क्या लाभ क्या मिला? तो वही चीज होगा जो हानि था वस्तु विनिमय प्रणाली में, वही मौद्रिक विनिमय प्रणाली में लाभ हो जाएगा। क्या लिखेंगे? लाभ के बारे में चलते हैं, लाभ के बारे में चलते हैं। ठीक है, इसको निवेश कर रहे हैं। अब लाभ के बारे में चलते हैं। मौद्रिक विनिमय प्रणाली का लाभ कहां चल गया? हाँ, मौद्रिक विनिमय प्रणाली का लाभ, लाभ क्या रहा? तो वही पांचों लाभ रहा। क्या क्या रहा भाई? बोलो क्या क्या रहा? तो पहला तो रहा, पहला हमारा क्या रहा? आवश्यकता के दोहरे संयोग, यही तो पहला हमारा लाभ रहा। वस्तु विनिमय प्रणाली में ये हमारा हानि रहा, ये हमारा क्या अभाव रहा। लेकिन मौद्रिक विनिमय प्रणाली में ये हमारा लाभ रहा। क्या रहा? लाभ रहा। क्लियर बातें? बोलो यहां तक बातें क्लियर होगी? दूसरा में क्या रहा? तो दूसरे में रहा मूल्य के समान मापक। ठीक है, मूल्य के समान मापक। आप क्या मूल्य के समान मापक माप सकते हैं? ठीक है, जैसे कि हम इस पेन का कितना कीमत है ये हम क्या माप सकते हैं? 25 रुपए है तो 25 रुपए का माप सकते हैं हम। और क्या रहा तीसरा भाई? तीसरा क्या रहा? तीसरा लगा मूल्य संचय का लाभ। ठीक है, अब जैसे हमको जैसे मूल्य संचय में क्या रहा कि 100 केजी का टमाटर हुआ तो उसको हम क्या रख नहीं सकते हैं, उसको क्या स्टोर करके रख नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बदले जो हमको पैसा मिला वो तो हम रख सकते हैं ना। 100 केजी टमाटर के बदले में हमको 4 लाख रुपया मिलता है तो क्या उसे हम स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात है। अब क्या चौथा क्या हुआ? चौथा हुआ सह विभाजक का लाभ। यानी अब क्या हम बांट सकते हैं, अब दो बकरी के बदले एक गाय हमको देनी नहीं पड़ेगी, बल्कि 40,000 रुपये के बदले एक गाय हमको देना पड़ेगा। अब हम पैसे से माप लेते हैं। क्लियर बात है? पांचवा क्या रहा मेरे भाई? तो मूल्य स्थानांतरण से क्या हुआ? लाभ। अब हम पैसा को जहां मन चाहे वहां ले जा सकते हैं। अब क्या यहाँ पे दिल्ली ही क्या मुंबई भी हम ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये पांचों हमारा लाभ रहा और उसमें ये पांचों हानि रहा। मतलब ये पांचों पॉइंट आपको याद हो जाएगा तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली में क्या लाभ है और वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या हानि है, ये चीजें आपको पता चल जाएगा। क्लियर बातें? बोलो क्या यहाँ तक बातें क्लियर होगी? बोलो क्या यहाँ तक बातें क्लियर हुई? और यही हमारा मुद्रा क्या खत्म हो जाता है, यहाँ से हमारा मुद्रा खत्म हो जाता है। और अगले वीडियो में चलेंगे बचत एवं साख। बचत किसे कहते हैं और साख किसे कहते हैं वो अगली वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।